मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो परसों हमने सीजर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला सीजर पढ़ा था टॉनिक एंड क्लोनिक, जिसमें वायलेंट कंट्रैक्शंस फॉलोड बाय जर्किंग हमने पढ़ा था। और 1 से 3 मिनट वो लास्ट करता है। और एक बात मुझे बोलना भूल गया उस टाइम कि अगर उस कंट्रैक्शन से कोई चीख निकलती है, ग्रोन निकलती है, क्राई निकलती है पेशेंट की, जो कि यूजुअली होता है पेशेंट चिल्लाता है बिकॉज फोर्सफुल कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन पे भी असर पड़ता है। उस क्राई को हम एपिलेप्टिक क्राई बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आया एपिलेप्टिक क्राई कहाँ पे पेशेंट करता है, तो डेट टॉनिक क्लोनिक सीजर। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ जनरलाइज्ड सीजर, जिसमें दोनों लोब्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे एब्सेंस सीजर, और इसको हम पहले क्या बोलते थे, पैटेमल सीजर। एब्सेंस सीजर और पैटेमल सीजर, एब्सेंस इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लास्ट करता है और इसमें पेशेंट जो होता है वो काम कर रहा होता है और अचानक से उसके आगे ब्लरिंग हो जाती है, ही फील स्पेस्ड आउट। जैसे आप टीवी देख रहे हो, लाइट चली गई और अचानक से लाइट वापस आती है, आप वो स्क्रीन ब्लैकआउट देखते हो और फिर से जब आप उठते हो कि मैं लाइट सोर्स को चेंज करूं, लाइट फिर से आती है। तो एक टाइम पे ब्लर होना सारा और फिर वापस आ जाना है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एब्सेंस। जैसे हम कभी होते हैं तो हमें एक डजलिंग ब्लर होता है, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्सेंस सीजर। और ये ज्यादातर कहाँ होता है, चिल्ड्रन में, बच्चों में ज्यादातर होता है। और इसका हॉलमार्क साइन क्या है, हॉलमार्क साइन मतलब मेजर साइन, इट इज स्टेयरिंग। क्योंकि एक टाइम पे बॉडी फ्रीज हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। लाइक एक बच्चा लिख रहा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, उसने पेन ड्रॉप किया, वो आपकी तरह घूर रहा है, फिर से उसने पेन उठाया 2 सेकंड बाद वो लिख रहा है, दैट इज एब्सेंस सीजर। या एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, वो टॉय के साथ खेल रहा है, उसने टॉय को ड्रॉप किया, आपकी तरह घूर रहा है ऐसे, और फिर से गाड़ी को उठाया और चला रहा है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, कुछ सेकंड के लिए, इसीलिए इसको डायग्नोज करना खतरनाक होता है और डायग्नोज करना बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि इट यूजुअली गोज अननोटिस्ड। ज्यादातर इस पे ध्यान नहीं रहता पेरेंट्स का या क्लिनिशियंस का। तो हॉलमार्क साइन इज स्टेयरिंग। और उसके बाद क्या होता है, इसमें ये होता है जो मैंने बोला, एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, लिख रहा है, खेल रहा है, ही ड्रॉप्स एवरीथिंग एंड स्टेयर्स एट यू, और ही बिकम्स फ्रीज्ड फॉर फ्यू सेकंड, और फिर से एक्टिविटी रिगेन हो जाती है। वो इट लॉसेस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट गोज यूजुअली अननोटिस्ड। तो अब हम पढ़ेंगे पार्शियल सीजर। पार्शियल क्या, मैं आपको पहले याद दिलाऊंगा, एक लोब ऑफ ब्रेन या एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, तो वहां पे एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी, एबनॉर्मल फायरिंग होगी, और हमारा सारा मैकेनिज्म, मसल कंट्रैक्शन का काम जो हम कर रहे हैं सारा, वो न्यूरॉन्स की वजह से है। तो एक जगह पे इफेक्ट जब होगा तो सिम्टम्स भी उसी जगह के आएंगे इसमें, ठीक है। लाइक ऑक्सीपिटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एक्टिविटीज। अगर ऑक्सीपिटल पे फायरिंग हो रही है तो ये फोकल सीजर है, पार्शियल सीजर है, और ऑक्सीपिटल के ही सिम्टम्स हमें आएंगे, ब्लरिंग ऑफ विजन, डबल विजन, डिप्लोपिया। तो इसके बाद जो सिंपल पार्शियल सीजर्स है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक लोकलाइज्ड पार्ट इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीपिटल लोब अगर इन्वॉल्व हो, विजन सिंपलाइज, टेम्पोरल, जैसे अदर लोब्स, हेयरिंग जो है, हेयरिंग प्रोसेस वो इंपेयर हो जाएगी, हमें रिंगिंग साउंड्स आ जाएंगे, डबल साउंड्स आ जाएंगे, लाउड साउंड्स आ जाएंगे, बैंग्स हो जाएंगे। तो वो किससे होता है, अगर सुपेस्पिक पार्ट इन्वॉल्व हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें मेन चीज जो मैंने आपको जनरलाइज्ड में बोला था, पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस, उसको पता नहीं होती, लेकिन इसमें पेशेंट अवेयर है। इमेजिन अगर इसको ऑक्सीपिटल लोब में क्या हो गया, एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, पेशेंट एक है, उसको क्या हो जाएगा, उसको अचानक से ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगी, उसको ऐसे हो जाएगा जैसे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डबल विजन हो जाएगा। तो वो बोल पाएगा आपको, मुझे दो दो इंसान दिखाई दे रहे, मेरा सारा जो है विजन वो ब्लर हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दैट थिंग इज, इसमें हम बोल सकते हैं इट्स ए सिंपल पार्शियल सीजर। दिस टाइप ऑफ सीजर इज ए पार्शियल सीजर और फोकल सीजर। और कौन सा वाला, सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे विद रेस्पेक्ट टू द कौन सा लोब इन्वॉल्व है। और ये कब तक लास्ट करेगा, लेस देन 2 मिनट्स। और पेशेंट क्या होगा इसमें, पेशेंट होगा कॉन्शियस, पेशेंट होगा एवियर। और पोस्ट इक्टल स्टेज में क्या हो जाएगा, पोस्ट इक्टल स्टेज में पेशेंट सब रिमेंबर कर पाएगा, और पोस्ट इक्टल स्टेज में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, हेडेक, नर्वसनेस। नाउ पार्शियल सीजर का ही एक और टाइप, इसी पार्शियल सीजर का दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। So here complications are very much। और इसका पहला सिम्टम क्या होता है, there are automatisms। Auto means which regulate on their own and matism means motions। ऐसी voluntary motions होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। Like there will be lip smacking, smacking our lips continuously। There will be firm grasping। अगर कोई चीज है उसको हम टाइट इतना ग्रेसिव करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हार्मफुल हो या डिसहार्मफुल हो। हम किसी इंसान को पकड़ेंगे टाइट, हम किसी चीज को जो पास में हो उसको पकड़ेंगे, वेदर इट इज हार्मफुल और नॉट। और क्या हो जाएगा, इसमें कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ हैंड्स करता है पेशेंट, पेशेंट इज
like this and he continuously rubs his hands. So इस वाले सीजर में जिसमें ऑटोमेटिज्म आते हैं, जिसमें लिप्स स्मैकिंग आती है, ग्रेस्पिंग आती है और जिसमें वेरियस हमारे में क्या होती है वॉलंटरी एक्टिविटीज इनिशिएट होते हैं, उस वाले सीजर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. सो फर्स्ट इज सिंपल पार्शियल सीजर एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. नाउ इसके बाद और भी टाइप्स ऑफ सीजर्स आते हैं लाइक एटोनिक सीजर. एटोनिक मतलब टोनिसिटी खत्म. टॉनिक मींस कंट्रैक्शन ज्यादा हुई, एटोनिक मतलब टोनिसिटी खत्म, मसल टोन लॉस होता है और पेशेंट गिर जाता है, पेशेंट फॉल्स फॉरवर्ड, क्योंकि जब टोनिसिटी खत्म हो जाएगी पेशेंट गिर जाएगा. या मायोक्लोनिक जिसमें मसल ट्विचिंग्स आ जाएंगी, जिसमें स्पाज्म्स आ जाएंगे, कंटिन्यूसली बॉडी स्पाज्म करेंगी, तो उसको हम मायोक्लोनिक सीजर्स बोलते हैं. या सिर्फ टॉनिक स्टेज होगा या क्लोनिक, जिसको हम या तो टॉनिक बोलेंगे या क्लोनिक बोलेंगे. तो ये हमारे पास थी वेरियस टाइप्स ऑफ सीजर्स. पहला हमने पढ़ा सिंपल या पार्शियल या फोकल, जिसमें एक पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसमें है सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल. सिंपल पार्शियल में एवियर होता है पेशेंट, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, कहाँ पे होगा उसी हिसाब से सिम्टम्स आएंगे. लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्शियल में क्या होता है, वहां पे ऑटोमेटिज्म होते हैं, वहां पे वेरियस ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो यूजुअली तो वॉलंटरी है लेकिन इस वक्त हमारे विल में नहीं होते, खुद ही होते हैं, लाइक लिप स्मैकिंग, लाइक ग्रेस्पिंग, लाइक रबिंग द हैंड्स. और दूसरा है जनरलाइजिंग, जिसमें दोनों लोब्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है. उसमें हमने पढ़ा ग्रैंड mal सीजर, उसमें हमने ग्रैंड mal सीजर पढ़ा टॉनिक क्लोनिक, जिसमें पहले स्टिफनेस और उसके बाद जर्किंग होती है, लास्ट फॉर 1 to 3 मिनट्स. उसमें टॉड्स पैरालिसिस होती है. उसमें पोस्ट इक्टस स्टेज में क्या होता है, पैरालाइज्ड होता है एक साइड कुछ घंटों के लिए. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद एब्सेंस सीजर जो बच्चों में होता है, इसका हॉलमार्क साइन है स्टारिंग. ये 2 से 3 सेकंड तक रहता है. जैसे ब्लैकआउट होता है टेलीविजन, वैसे ही इंसान की लाइफ में ब्लैकआउट जैसे होता है और फिर से वापस आ जाता है. और उसके बाद हमने बाकी टाइप्स ऑफ सीजर भी डिस्कस किए. तो ये था सीजर्स के टाइप्स. नाउ एक और चीज मुझे याद आई, दैट्स नोन एज जैक्सोनियन मार्च. जैक्सोनियन मार्च क्या होता है, जो पार्शियल सीजर्स आते हैं उनमें सिम्टम्स जो होते हैं एक जगह से स्टार्ट होते हैं और फिर बाकी सारे मसल्स भी क्या करते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो एक जगह से स्टार्ट होना सिम्टम्स और पूरे मस्कुलर सिस्टम में फैलना, पूरे हमारी बॉडी में फैलना, उस चीज को हम बोलते हैं जैक्सोनियन मार्च. क्योंकि इट्स लाइक ए मार्च ऑफ ट्रूप्स. जैसे ट्रूप्स मार्च करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही ये इरेगुलर कंट्रैक्शन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट. वन मोर थिंग अबाउट सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल. सिंपल पार्शियल में पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज नहीं करता, बट कॉम्प्लेक्स पार्शियल में पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज करता है, अगर आपसे कोई पूछे. नाउ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में आपको पता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फॉल्ट है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी मैकेनिज्म जो है उसमें बैलेंस नहीं है. तो हम करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें हम वेव्स ऑफ ब्रेन देखते हैं, जो वेव्स रेस्पॉन्सिबल है हमारे सीएनएस एक्टिविटी के लिए. और हम देखते हैं कौन सी वेव्स में अल्टरेशंस है और किस जगह पे ये सीजर जो है अराइज होते हैं और कैसी एक्टिविटी होती है सीजर्स के दौरान. यूजुअली अगर सीजर के दौरान ही किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ज्यादातर, तो वहां पे हमें ज्यादा पता चलेगी क्या होता है. और यूजुअली वी अवॉइड स्टिमुलेंट्स, क्योंकि स्टिमुलेंट्स लाइक कॉफी ये क्या करते हैं, ये एक्साइटेटरी मैकेनिज्म को और ज्यादा इनिशिएट करते हैं. तो इस टेस्ट से पहले हमने कॉफी या कैफीन को अवॉइड करना है. उसके बाद क्या करना है, एमआरआई और सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. क्योंकि हम देखें कि कोई लोब ऑफ ब्रेन जो है या कोई स्पेशल जगह लाइक फोकल सीजर्स में कोई पार्ट जो है उसकी इमेजिंग देख के हम देखेंगे इन्वॉल्व है या नहीं है, या सीजर के टाइम क्या हो रहा है ब्रेन में, या नॉर्मली ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है. टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन हम ये टेस्ट करते हैं. ना मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रायर टू सीजर हम देखेंगे बहुत सारी चीजें. लाइक हम अगर पेशेंट एडमिट है, उसकी हिस्ट्री है, हम उसका देखेंगे ब्लड सैंपल लेके, ब्लड लेवल ऑफ मेडिकेशन, सीरम मेडिकेशन लेवल, कि अगर वो कोई वालप्रोइड्स ले रहा है या कोई और मेडिकेशन, तो उसकी ब्लड में कांस्टेंट लेवल रहनी चाहिए. अगर वो लेवल ड्रॉप है तो हम इससे चेक करेंगे कितनी लेवल है ब्लड सैंपल ड्रा करके. दूसरा हम ये चीज करेंगे, उसके ऑरा को देखेंगे कि ऑरा आप में जब सीजर आता है उससे पहले क्या क्या आपको लगता है, वार्निंग साइन क्या है, स्मेल चेंज होता है, मूड चेंज होता है, विजन चेंज होता है, क्या चीज होती है. उसके बाद हम उसे इंक्वायर करेंगे विच टाइप, कि आपका कौन सा टाइप ऑफ सीजर है, अगर पेशेंट की हिस्ट्री है. अगर नया है तो हम उसमें रिसेंट डाटा लेंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एश्योर करेंगे कि पेशेंट की जो सराउंडिंग्स है वहां पे कोई हार्मफुल चीज ना हो, रेस्ट्रिक्ट्स ना हो पेशेंट के पास. और ये भी एश्योर करना है कि हमारे पास एक प्रॉपर पुलाव को टाइम है, क्योंकि हमें सीजर के टाइम देखना है. सीजर 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि दैट इज इमरजेंसी कंडीशन स्टेटस एपिलेक्टिकस. तो प्रायर टू सीजर वी हैव टू एश्योर सारी हार्मफुल चीजें अवॉइडेड है. पेशेंट का बेड अगर हाई है वो लो करना है, पेशेंट की रेलिंग्स को बंद करना है ताकि वो गिरे ना,
और पेशेंट के आसपास के माहौल को ऐसा रखना है कि सीजर के टाइम कोई चोट ज्यादा ना आए। और उसके बाद क्या है, एक स्टेज, मतलब ज्यूरिंग सीजर आप क्या करेंगे। ज्यूरिंग सीजर आपको करना है ये चीज कि आपको पहले ही ये बात याद रखनी है, आईवी एक्सेस होना चाहिए पेशेंट के पास, क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी मेडिकेशन ना देना पड़े। पेशेंट में रेस्ट्रिक्ट्स जो है वो बाहर निकालनी है। पेशेंट की अगर टाइट क्लोथिंग है उसको लूजन अप करना है। पेशेंट की प्राइवेसी आपस को मेंटेन रखना है। पेशेंट के माहौल को काम रखना है और एक्सेसिव स्पेस देनी है और बाकी चीजें जो मैंने बोला वो करनी है। और ज्यूरिंग सीजर आपको मेन चीज ये करनी है, एसेस फॉर द सिम्टम्स, लुक फॉर कि कोई चोकिंग तो नहीं हो रही। उसके लिए आप क्या करेंगे, बेड साइड पोजिशन लेंगे, जिसमें ये चीज एश्योर करेंगे अगर ज्यादा कंट्रैक्शन हुई भी तो चोकिंग नहीं होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी नहीं चाहिए कंटेंट्स की, एयरवे जो है वो पेटेंट रहना चाहिए। इसके लिए आपको बेड साइड पोज और साइडवेज पोज देना है पेशेंट को। और उसके बाद क्या करना है, नोट करना है टाइम ऑफ द सीजर और सारी रेस्ट्रिक्ट्स को दूर रखना है। और पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। और ड्यूरिंग आफ्टर सीजर क्या करोगे, इसके साथ आप क्या करोगे, आफ्टर सीजर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या जीसीएस स्कोर भी आप ले सकते हो पेशेंट की इस वक्त कितनी कॉन्शियसनेस है। पोस्ट इक्टस में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है। उसके बाद यू शुड गो फॉर टेस्टिंग कि अगर ये सीजर आया, कहीं अगर इसकी मेडिकेशन चल रही है, उसका लेवल तो कम नहीं है, मेडिकेशन का इफेक्ट तो कम नहीं है, तो ब्लड सैंपल्स ड्रा करेंगे। और उसके बाद एश्योर करेंगे पेशेंट को आप काम एटमॉस्फेयर दे और उसको क्या करे, उसके साथ एम्पैथेटिक रहे, ताकि उसको आप समझा सके कि ये जो एपिसोड है दिस इज जस्ट एपिसोड ऑफ डिजीज एंड यू विल बी ऑल राइट। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिकेशन हम वो क्या देते हैं सीजर्स में, सबसे पहले हम क्या देते हैं, दैट्स बारबिटरेट्स, फिनोबार्बिटॉल। और फिनोबार्बिटॉल क्या करता है, ये स्टिमुलेशन देता है गाबा रिसेप्टर्स को, ताकि गाबा ज्यादा बाइंड हो सके इनके साथ, एक्स्ट्रा गाबा बाइंड हो सके और इनिबिटरी मैकेनिज्म इनिशिएट हो सके, ताकि जो एक्साइटेटरी मैकेनिज्म है उसको बैलेंस कर सके, जो हाइपर एक्साइटेटरी मैकेनिज्म है। और इसका लेवल क्या होना चाहिए, 15 to 40 mcg पर मिलीलीटर। और उसके बाद दूसरी मेडिकेशन आपने भी पढ़ी होगी, मोस्ट कॉमन मेडिकेशन फेनेटोइन, जो कि बिलोंग करती है किस ग्रुप के साथ, हाइडेंटोइंस। और फेनेटोइन को देते वक्त आपने याद रखना है कि अगर पेशेंट मैग्नीशियम सल्फेट या कोई एंटी एसिड दे रहा है, या पेशेंट जो है वो उसका एक रूटीन है, ही इज टेकिंग मिल्क, सो यू हैव टू अवॉइड गिविंग दिस मेडिकेशन विद द मिल्क और प्रायर आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एंटी एसिड्स को प्रॉपर जो है एक टाइम पीरियड देने का हो, और इससे पहले इसके बाद में एंटी एसिड्स ना एडमिनिस्टर करें, बिकॉज देयर मे बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साथ ही साथ इनकी क्या बारबिट्रेट लाइक इनकी क्या होती है साइड इफेक्ट्स, अगर एक्सेसिव इफेक्ट्स हो जाए, दैट विल बी एटेक्सिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट्स, दैट विल बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। और तीसरा जो हम देते हैं दैट्स वॉल्प्रोइड्स, और वॉल्प्रोइड्स में आपको पता है क्या देते हैं, सोडियम वॉल्प्रोइड। और सोडियम वॉल्प्रोइड हम देते हैं ताकि सीजर्स कंट्रोल हो सके। और इससे भी क्या हो सकता है साइड इफेक्ट, बोन मैरो डिप्रेशन कैन ऑकर देयर। एंड दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, वन इज बारबिटरेट्स, इनोबार्बिटॉल, हाइडेंटोइड्स, फेनेटोइन, and third is valproates, sodium valproate. And next thing is drug of choice in pregnancy, because we have to assure हमें eclampsia पढ़ा, pregnancy, high BP and seizures. So what is the drug of choice in pregnancy? Because pregnancy में हमने देखा है complications ना आए, it's M-DOPA or methyl DOPA. Methyl DOPA is drug of choice for scissors in pregnancy, ये नोट करेंगे, क्वेश्चन आता है। और उसके बाद 1970s और जो हम अर्ली सेंचुरी है 21st, उसमें क्या देखा गया, अगर हम इन पेशेंट्स में कीटोजेनिक डाइट ज्यादा दें, कीटोजेनिक डाइट मतलब हाई फैट एंड लो कार्ब डाइट, अगर लो कार्ब डाइट इनमें दे एंड हाई फैट डाइट, तो कीटोजेनिक डाइट से देखा गया है कि सीजर पेशेंट्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं। देयर इज अ समवट इंप्रूवमेंट व्हेन वी गिव कीटोजेनिक डाइट, बिकॉज प्रायर टू द मेडिकेशन क्या किया जाता था 1900s में, पेशेंट को रखा जाता था कीटोजेनिक डाइट पे, जिसकी वजह से ये देखा जाता था कि कुछ ना कुछ तो होता है, इनहिबिटरी मैकेनिज्म ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सीजर्स में कंट्रोल आता है। तो इफ समबडी टेल्स यू एज अ नर्स आपका क्या रोल है सीजर को रोकने में, स्टॉप करने में, तो यू विल से माय रोल इज स्टॉप सीजर। व्हाट डज स्टॉप स्टैंड फॉर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेशेंट ज्यादा प्रोन है सीजर्स के, उनका स्ट्रेस लेवल कम रखना है। स्ट्रेस लेवल कैसे कम रहेगा? बाय काउंसलिंग, बाय गाइडेंस एंड बाय मेडिकेशंस। उसके बाद अवॉइड एनी ट्रॉमा, अगर पेशेंट एडमिट है तो यू हैव टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ ट्रॉमा स्पेशली टू द हेड। एंड अगर रियल लाइफ में पेशेंट के सीजर्स आते हैं, वी आर मैनेजिंग देम, सो वी हैव टू मेक श्योर ही डज नॉट हैव एनी ब्लो टू द हेड और ट्रॉमा टू द हेड। ओवर एक्सर्शन, इस पेशेंट को बोलना है नेवर एवर ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ फिजिकली मेंटली, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज ओवर एक्सर्शन देयर इज द इंक्रीज्ड
excitatory effect. Third thing is during periods and pregnancy, जो मैंने पहले eclampsia पढ़ा है, दूसरा period was a stopwatch. And what is a seizure? Seizure means as for sleep. Ensure जो seizure वाला patient है वो adequate नींद कर सके, because we know sleep is our refreshing cycle. And check for the electrolyte imbalances. You go for various blood tests to check various drops in minerals that we need, essential chemicals. So उस electrolyte balance को हमने maintain रखना है. और क्या करना है, हमने illness को avoid करना है, because whenever there is illness increases the exertion of body. And ZAD stands for visualization disturbance. अगर patient बोल रहा है, साउंड मेरी जो है वो मैं डिफरेंट सुन रहा हूँ, स्मेल मेरा जो ऑड लग रहा है, कुछ मेरा विजुअल जो है ब्लर हो रहा है, तो उसको हमने इमरजेंसी मानना है, नोट डाउन करना है। यू फॉर अंडर मेडिकेटेड, सॉरी अंडर मेडिकेटेड मतलब होता है अगर कोई वाल्प्रोइड्स ले रहा है, हाइड्रोइड्स ले रहा है, बार्बिचरेट्स ले रहा है, तो हमने ब्लड लेवल कंटिन्यूअसली चेक करनी है और देखना है कहीं पेशेंट का डोजेज कम तो नहीं हो रहा है। आर फॉर रिक्रिएशनल ड्रग्स, it is always suggested that avoid any sort of recreational drugs, and if a patient is taking those recreational drugs, we have to restrict him from doing so, because they are stimulants majorly, and what do? They increase the excitatory effect. And last one is if he is taking alcohol or ethanol, that may be a vicious thing which will lead to the increase in seizures. Hope you remember this management, you remember seizures. We'll start with some other topic. Till then, goodbye.